हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल। आप सभी नेट एक्सपीरियंस का स्वागत है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट जीआरएफ 2022 के लिए जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा उसके लिए पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो उनके लिए डेली 3 बजे मैं लेके आती हूँ आप सभी के लिए फिलर फॉर्म के प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास पेपर 2 कॉमर्स की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्या बोलो सीक्वेंस वाइज जो यूनिट्स हैं 10 की 10 उनके कॉन्सेप्ट को। ओके, जिसमें से हमने अभी तक कर ली है यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4। ओके, कौन कौन सी? बिजनेस फिनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए तो मैम फिर अभी कौन सी यूनिट चल रही है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले बता दूं आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 87। ओके, चलिए मैं डिस्कस करूंगी उससे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। वो क्या, आप सभी को पता है, जितने भी स्टूडेंट्स डेली क्लासेस लेते हैं उनको पता है क्या बोलती हूँ मैं कि जाके डिस्क्रिप्शन से जो टेलीग्राम चैनल है उसको और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको जाके ज्वाइन कर लो। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो फिलर फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, चाहे वो गिव अवे हो गया, चाहे वो नोट्स हो गए, चाहे वो क्विजेस हो गई, चाहे वो क्लास हो गई, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ये मस्ट है, जाके सभी के सभी स्टूडेंट्स क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको इधर उधर भटकने की नीड नहीं रहेगी। आपको जब भी कोई अपडेट या फिर क्लास होगी उसका लिंक आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हाथों हाथ क्या कर सकते हो, क्लास लगा सकते हो, नोट्स ले सकते हो, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती है। ओके, चलिए आगे अगर बात करें तो 18 अप्रैल से आपका जो पेपर 1 है ना उसकी प्रिपरेशन के लिए नया बैच स्टार्ट किया गया है 18 अप्रैल से, जहां पे आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करवाई जाती है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम नियर बाई है और आपको पेपर 1 को भी अच्छे से पढ़ने की नीड है। तो इसके लिए यहाँ पे कुल मिला के 4 क्लासेस हैं जो डेली प्रोवाइड कराई जाती है फिलर फॉर्म यूट्यूब चैनल के द्वारा। ठीक है, जिसमें आपकी 9 AM रहती है जीके की क्लास, फिर 11 AM रहती है यूनिट 10 की कॉन्सेप्ट वाइज क्लास होती है। ठीक है, जिसमें आपकी हर एक यूनिट को क्या किया जाता है, डिटेल में डिस्कस किया जाता है। फिर 2 PM जो लेना बिल्कुल मस्ट है आपकी रहती है MCQ क्लास। जी हाँ, आपको PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं किसके, यूनिट 1 के रिगार्डिंग, सॉरी पेपर 1 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप ये सेशन लगा के भी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हो। और फिर जिनका DI मैथ्स रीजनिंग थोड़ा सा वीक है उनके लिए भी यहाँ पे क्या है, उनके लिए भी यहाँ पे क्लास लगाई जाती है 9 PM, जो आप लिया कीजिए सारे और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए पेपर 1 की भी। उसके अलावा डेली 3 बजे हमारी क्लास रहती है 3 PM कॉमर्स की, जो भी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स। ओके, तो क्लास को लगाना है अच्छे से। ठीक है, और उसके साथ ही अगर कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव पेपर 2 हिंदी की, हिस्ट्री की या संस्कृत की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप ज़रूर उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको एक और अपडेट देना है जो मैं सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। वो क्या है मैम, आपको याद होगा लास्ट से लास्ट संडे में क्या हुआ था, गिव अवे हुआ था। ठीक है, उसी तरीके से 1 मई को जो अपकमिंग संडे आने वाला है उसमें भी आपके लिए फिर से ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है क्विज, जिसमें क्या मिलेगा आपको, जो भी रैंक जिसके भी आएगी उन्हें मिलेगा गिव अवे। जी हाँ, फ्री बुक्स पाने का आपके पास मौका है। तो आपको क्या करना है, 1 मई को क्विज होगी, किसके ऊपर होगी, कैसे होगी, वो सारी अपडेट मैं आपको डिटेल में दे दूँगी। अभी आपको क्या रखना है, ये ध्यान में रखना है कि
कि 1 मई को आपका क्विज होने वाली है जिसमें गिव अवे भी रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो रैंक आएगी जिनके, उनको मौका मिलेगा फ्री बुक्स बिल्कुल ऑफलाइन अपने एड्रेस पे पाने का मौका। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान में रखना है। और देखिए ये तो क्या है, एक एप्रिसिएशन के लिए ये एक रिवॉर्ड है। बाकी इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप जब MCQ सॉल्व करने बैठोगे, क्विज अटेम्प्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्ज़ाम के अंदर और आपको किस तरीके से उन्हें अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करने में क्या होने पाओगे, सक्षम हो पाओगे। क्लियर है सभी को बात? चलिए अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। मैंने आपको अभी बोला लास्ट जो 75 क्लासेस है वहाँ तक हो चुकी है आपकी, मैंने 3 यूनिट्स कवर करवा दी है। ठीक है, उसके बाद जो 76 नंबर क्लास है तब से हमने हमारी यूनिट नंबर जो 2 है, कौन सी बोलो, अकाउंटिंग, उसको हमने स्टार्ट करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट अगर जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लगाए हैं, लास्ट 3 यूनिट्स जो हमने की है, तो आप 76 जो लेक्चर्स हैं उनमें से जाके लगा सकते हो। सबसे पहले हमने की थी यूनिट नंबर 1, उसके बाद में यूनिट नंबर 3 और फिर यूनिट नंबर 4 हमने करा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर जिन्होंने नहीं किया है तो वो ज़रूर से लगाना, और जिन्होंने कर लिया है उनको बोलूँगी शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उनके थ्रू रिवीजन करते रहिएगा और साथ में क्या करना, प्रैक्टिस MCQs ज़्यादा से ज़्यादा आपको करने हैं। ठीक है, अब बात करें, अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग। ओके, तो यदि बात करें सिलेबस की, किसके, यूनिट 2 अकाउंटिंग के, तो कुल मिला के हमने जो 10 चैप्टर्स हैं उनमें डिवाइड किया है पूरी की पूरी अकाउंटिंग को। ठीक है, जिसमें से जो चैप्टर नंबर 1 है वो सबसे पहले हमने देखा था, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था क्या होती है अकाउंटिंग, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। राइट, आई होप सभी ने लेक्चर लगा लिया है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लगाया है जाके ज़रूर से बेसिक से लगाओगे तो सीक्वेंस वाइज आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। उसके बाद हमने पढ़ा था जो 2nd चैप्टर है हमारा कॉस्ट मैनेजमेंट, उसमें एक टॉपिक हमने पढ़ा था बजटिंग और बजटरी कंट्रोल का, जो हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल। उसके बाद हमने बात की थी 5 जो टेक्निक्स है किसकी, कॉस्ट को मैनेज करने की। ठीक है, JIT, काइजन कोस्टिंग, टारगेट कोस्टिंग, ABC, है ना, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट क्लास में हमारा एक और चैप्टर समअप हुआ है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने बात कर ली थी क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फीचर्स क्या होते हैं, एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएंसेस क्या होते हैं, वेरिएंसेस को कंप्यूट किस तरीके से किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूला क्या होता है, लेबर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने डिटेल में समझ लिया था। तो फॉर्मूलाज को ज़रूर से याद कर लेना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो आपका टॉपिक। ठीक है, अब आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं नया हमारा चैप्टर जिसका नाम है क्या बोलो, मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 9 मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत, जिसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, फॉर्मूलाज याद करने हैं और आपने कहीं ना कहीं ज़रूर अपने कॉलेज के सेमेस्टर में भी इसको पढ़ा होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बोलूँगी सभी ज्वाइन कर लीजिए और साथ में क्या कर लो, साथ में आप लाइक कर दो, अटेंडेंस दे दो अपनी एज अ अपीयरेंस, लाइक बटन को प्रेस करके। फिर हम शुरू कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, किसे बोलेंगे सीमांत लागत।
ओके, चलिए देखते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है उसे हम बुला सकते हैं किस नाम से, वेरिएबल कॉस्टिंग के नाम से भी, या बोला जा सकता है डायरेक्ट कॉस्टिंग। ठीक है, यानी कि परिवर्तनीय लागत या फिर प्रत्यक्ष लागत के रूप में भी हम किसको जान सकते हैं, सीमांत लागत को, मार्जिनल कॉस्टिंग को, वेरिएबल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग। इतना समझ लिया। अब आगे देखिए, मार्जिनल कॉस्ट वो होती है जिसमें ऑल कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जिसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है जब दोनों इंक्लूडेड होती है तो उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों टाइप की कॉस्ट अवेलेबल रहेगी। अब आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये हमने जब इकोनॉमिक्स पढ़ी थी तब भी हमने अच्छे से पढ़ा था। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी हो गई बताओ, जब एक फर्म रन करता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज़ जो कंटिन्यूटी के साथ चलती रहती है, लाइक आपका रेंट हो गया जो आपने ले रखी है लैंड उसका, और साथ में आपका जो लेबर को वेजेस देना होता है वो हो गया। ठीक है, कुछ टर्म्स क्या होती है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं और कुछ क्या होती है, वेरिएबल होती हैं, जैसे डे टू डे के एक्सपेंसेस हो गए या फिर एनी अदर चार्जेस। ठीक है, ये सारे वेरिएबल होते हैं, बाकी कुछ एक्सपेंसेस, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, आई होप यू नो अबाउट फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होगी, सीमांत लागत होगी, उसमें हम दोनों को लेके चलेंगे, पहली बात। ठीक है, उसके बाद में जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है WIP, और जो तैयार माल होता है, फिनिश्ड गुड होता है, उन सबको जब हम वैल्यू करेंगे किसके बेस पे की जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट के बेस पे करा जाएगा। ठीक है, प्राइजेस आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। और जो प्राइसेस किसी भी गुड के डिसाइड किए जाएंगे वो किस बेसिस पे किए जाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट जो आएगी उस बेसिस पे प्राइस हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स और प्रोडक्ट्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब जो अलग अलग विभागों की जो लाभदायकता होगी, विभागों की बोल दो चाहे प्रोडक्ट की बोल दो, ठीक है, उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाएगा, जो सीमांत योगदान है, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है, उस बेस पे किया जाएगा। तो मोटा मोटा आपको बस ये ध्यान में रखना है क्या होती है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉस्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें डिवाइड किया जाता है कॉस्ट को किस किस में, फिक्स्ड कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, और जब हमें क्या कॉस्ट, प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट हमें मेज़र करनी होती है तो हम यूज़ करेंगे किसका, वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, तो देखिए सीमांत लागत क्या हो गई, इसे बोल सकते हैं परिवर्तनीय लागत या प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, अब सभी लागतों को क्या किया जाता है, निश्चित यानी फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और फिर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको डिसाइड करने के लिए, उत्पादन की लागत को निर्धारित करने के लिए कौन सी कॉस्ट का यूज़ किया जाता है, बोलो, परिवर्तनीय लागत। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जो कार्य प्रगति पर है यानी WIP, और जो फिनिश्ड गुड है, तैयार माल, उसका जो मूल्य है वो किस पे देखा जाएगा, वो देखा जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के बेस पर। ओके, और जो कीमतें हैं, प्राइसेस जो हैं वो मार्जिनल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन यानी सीमांत लागत या सीमांत योगदान के आधार पर तय किए जाएंगे। ठीक है, और जो विभाग हो गए या फिर उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कंप्यूट करने के लिए हम किसके बेस पे करेंगे, जो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन है उसके बेस पे। ये थोड़ा सा आपको क्लेम करने की चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली पोर्शन है। ओके ना, चलिए अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। देखिए कंट्रीब्यूशन आपने नाम सुना होगा ज़रूर, अब आपको याद आ रहा होगा, जी मैम हमें कंट्रीब्यूशन कंप्यूट करना होता है, फिर PV रेशियो, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये चारों जो टॉपिक्स हैं वो जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है उसके अंदर आते हैं, जिनको हमें फॉर्मूलाज जिनके पता होना चाहिए और वो होते क्या क्या हैं उनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स,
सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कंट्रीब्यूशन की, जिसे बोल सकते हैं अंशदान, हिंदी में बोलते हैं अंशदान। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, कंट्रीब्यूशन कैसे कंप्यूट करेंगे, देखिए अभी पहले इसके फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट को ज्ञात करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसका, कंट्रीब्यूशन का। ओके, और इसे जान सकते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिनल और ग्रॉस मार्जिन के नाम से भी। ठीक है, उसके बाद में अ टाइप ऑफ फंड आउट ऑफ विच फिक्स्ड कॉस्ट आर मेट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एक ऐसे प्रकार का फंड जो कि स्थिर लागतों को पूरा करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन वो हो गया जो फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, जैसे रेंट हो गया, वेजेस हो गया, उन सबको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, उन लागतों को पूरा किया जाएगा किसके अंदर, कंट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर डिफरेंस ऑफ सेल्स एंड मार्जिनल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, यानी सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस आता है वही क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, उसकी टोटल कितनी सेल हो रही है, उसमें से जब हम उस पे जो आने वाली परिवर्तनशील लागत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको जब लेस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, अंशदान। ठीक है, और जो डिफरेंस होता है किसमें, कंट्रीब्यूशन में और फिक्स्ड कॉस्ट में, वो क्या होगा, वो या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, कंट्रीब्यूशन अंशदान इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा क्या, बोलो, निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अंशदान। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तब तो क्या हो जाएगा, तब तो प्रॉफिट होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट में से जब हम लेस कर रहे हैं, सॉरी कंट्रीब्यूशन में से जब हम लेस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं आ जाएगा, बोलो। ठीक है, तो एक और फार्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन का, क्या, नोट डाउन करेंगे अभी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, यानी कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो क्या हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और एक हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी एक तो हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसे बोलेंगे सेल्स माइनस परिवर्तनशील लागत, और एक हो गया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी स्थिर लाभ प्लस स्थिर लागत प्लस लाभ को जब ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा अंशदान, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आई बात समझ में, क्या होता है कंट्रीब्यूशन और किस तरीके से फॉर्मूले के माध्यम से इसको कंप्यूट किया जाएगा। दो फॉर्मूले हैं जिनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, चलिए देखिए अभी अंशदान या योगदान क्या हो जाएगा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है, मार्जिनल कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद में अंशदान सीमांत या सकल मार्जिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अंशदान को हम बोल सकते हैं सीमांत या सकल मार्जिन। ठीक है, उसके बाद में ये एक प्रकार का ऐसा फंड है, ऐसी निधि है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट को पूरा किया जाता है, निश्चित लागतों को पूरा किया जाता है। ओके, फिर देखिए कि जो सेल्स हैं उसमें से जब लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, यानी बिक्री में से जब परिवर्तनशील लागत को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आफ्टर दैट जो कंट्रीब्यूशन है और जो निश्चित लागत है, यानी अंशदान और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट, उनका जो अंतर होगा वो या तो लाभ होगा या फिर हानि होगा। ठीक है, चलिए फिर फॉर्मूला देखते हैं क्या, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत, अंशदान बराबर बिक्री माइनस परिवर्तनशील लागत। आपको ऐसे ध्यान में रखना है, एस माइनस वी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, छोटे सिंबल से भी आप ये लर्न कर सकते हो। ठीक है,
हो सकता है अगर क्वेश्चन पुट अप हो आपके एग्ज़ाम में तो आपको नॉर्मल छोटे सिंबल में भी पूछा जा सकता है या फिर पूरा फुल फॉर्म में भी। तो अगर सिंबल में आए तभी आपको पता होना चाहिए S माइनस वी हो जाएगा C, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन C इज इक्वल टू S माइनस वी, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। और इसी तरीके से प्रॉफिट या लॉस क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। तो इससे कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला निकल के आया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि स्थिर लाभ में जब लाभ या हानि को जोड़ देंगे तब निकल के आ जाएगा अंशदान कंट्रीब्यूशन। आई होप सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। एक बार फॉर्मूला रिपीट करेंगे मेरे साथ, C इज इक्वल टू S माइनस वी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इसी तरीके से C इज इक्वल टू F प्लस P, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिए तो बात कर ली हमने कंट्रीब्यूशन की। अब आगे जो मेन पॉइंट है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन सा है, वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो। ठीक है, क्या होता है PV रेशियो, चलिए समझते हैं और फिर देखेंगे इसका फॉर्मूला। इसमें से बहुत बार सम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला आपको बिल्कुल से याद होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, चलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंडिकेट्स, ये प्रदर्शित करता है लाभ वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, बोलो, मात्रा, लाभ मात्रा अनुपात प्रदर्शित करता है रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशनशिप, जो अभी हमने पढ़ा कंट्रीब्यूशन अंशदान एंड सेल्स। तो वो जो रिलेशन इंडिकेट करता है किस किस के बीच में, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप इंडिकेट करता है, उसे ही हम बोलेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, एंड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और जो एक्सप्रेस किस में किया जाएगा, परसेंटेज में, लाइक 25%, इतना PV रेशियो है, क्योंकि रेशियो नाम आ रहा है तो ऑफकोर्स परसेंटेज में इसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, द रेशियो शोज द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर रुपी ऑफ सेल्स। ये रेशियो क्या प्रदर्शित करता है कि पर रुपी सेल्स पे कितना कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है, ये शो करता है PV रेशियो। ओके, चलिए देखिए अभी जो लाभ मात्रा अनुपात है वो क्या करता है, योगदान यानी कंट्रीब्यूशन और सेल्स बिक्री के बीच में संबंध को इंडिकेट करता है, इंगित करता है, और आमतौर पर ये प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और जो अनुपात है वो शो करता है क्या, बिक्री के प्रति रुपये में योगदान की मात्रा को, यानी पर रुपी सेल्स पे जो कंट्रीब्यूशन की मात्रा है उसको शो करता है कौन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना, अगर असेशन रीजन में क्वेश्चन आ जाए कि जो PV रेशियो है वो शो करता है पर रुपी सेल्स, तो दिस इज़ करेक्ट और नॉट, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ PV रेशियो क्या होता है, तो आप उसको जो है फिर अच्छे से अटेम्प्ट करने पाओगे। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया क्या होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो क्या करता है, इंडिकेट करता है रिलेशन सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में। ठीक है, और जिसे परसेंटेज में शो किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये शो करता है पर रुपी सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना कंट्रीब्यूशन है उसको। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की। कोई बताएगा मुझे कि PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी से। अच्छा, वो तो हम अभी पढ़ेंगे मैम, है ना, चलो ठीक है। PV रेशियो का फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन का क्या होता है बता दो मैम, कंट्रीब्यूशन का तो अभी पढ़ा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है कि नहीं, तो बस PV रेशियो का भी उसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला ऑफ PV रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बट्टे सेल्स मल्टीप्लाई 100, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब कंट्रीब्यूशन हमें पता है क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बिक्री में से परिवर्तनशील लागत को लेस कर देंगे और बिक्री में से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो ध्यान में रखना है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई 100।
ठीक है, यानी कि अंशदान डिवाइड बाई बिक्री मल्टीप्लाई 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमें निकालना आता ही है। क्या होता है कंट्रीब्यूशन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या ये फॉर्मूला भी बन सकता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें ना मिलेगी आपको कि सेल्स इतनी है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। तो आपको क्या करना है? कंट्रीब्यूशन निकालना होएगा क्वेश्चन में। उसके बाद में सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपका एज अ परसेंटेज जो पीवी रेशियो है वो निकल के आ जाएगा। जब मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगी यूनिट नंबर 2 के, उसमें आपके लिए मैं लेके आऊँगी एग्जाम्पल या जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या पीवाईक्यूज आए हुए हैं पीवी रेशियो में से, उनको मैं लेके आऊँगी, ठीक है। अभी के लिए आप अच्छे से फॉर्मूले को याद कर लेना। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इजीली जब पीवी रेशियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब देखिए, एक हमने पढ़ा था क्या, कंट्रीब्यूशन दो तरीके से निकालते हैं। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा बोलो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी तो कंट्रीब्यूशन ही होता है ना। तो क्या हम पीवी रेशियो का फॉर्मूला ये नहीं बना सकेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ही होता है, ठीक है। तो पीवी रेशियो के दो फॉर्मूलास बन जाएंगे, एक सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या बोला मैंने? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। एक हो जाएगा मैम वी नो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। स्थिर लागत प्लस लाभ भी तो क्या होता है? अंशदान होता है, राइट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, इससे भी हमारा निकल के आ जाएगा पीवी रेशियो। क्लियर है सभी को? तो ये फॉर्मूला है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, जो आपको लर्न करना है, याद रखना है। अभी तक दो हमने देख लिए हैं। एक हमने देख लिया कंट्रीब्यूशन का, जिसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, एस माइनस वी और एफ प्लस पी, ठीक है। फिर हमने देख लिया पीवी रेशियो का, क्या होगा फॉर्मूला? एस माइनस वी डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई 100, एफ प्लस पी डिवाइड बाई एस मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से आपको याद रहना चाहिए, अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, अब हमने दो की बात कर ली है, पहला कंट्रीब्यूशन, दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब हम बात करेंगे किसकी? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है? सम विच्छेद बिंदु, उसका हम करेंगे एनालाइज विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं सबसे पहले इसका मतलब क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे एक साइड लॉस है, एक साइड प्रॉफिट है, और बीच में आपका पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं, ठीक है। तो सी हियर दैट लेवल ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स का वो स्तर, वो लेवल जहाँ पे एट विच देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सिचुएशन जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको सेल करने पे ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मैम हाउ इज इट पॉसिबल? वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? क्यों नहीं है ये पॉसिबल? देखो, अगर मान लीजिए हमने 100 पेन, एक पेन है 10 रुपये का, हमने 100 पेन सेल कर दिए, ठीक है। अब कितने रुपए की सेल हुई हमारी? बोलो, 100 मल्टीप्लाई 10, यानी 1000 रुपये की हमारी सेल हुई। लेकिन 100 पेन को बनाने में हमारी कॉस्ट जो आई वो भी 1000 रुपीज़ आ गई, ठीक है। अब उस सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि आपको 100 पेन को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ? नहीं मैम, प्रॉफिट कहाँ से हुआ? 1000 रुपये तो कॉस्ट ही आ गई थी। तो प्रॉफिट तो वो होगा जब कॉस्ट को हम लेस करेंगे रेवेन्यू में से, तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन 1000 में से 1000 लेस हो गए, प्रॉफिट बचा 0, ठीक है। तो अब क्या लॉस हुआ? बोलो, नहीं मैम, हमें लॉस भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितनी हमारी कॉस्ट आई थी ना, उतनी की उतनी ही हमारी सेल हो गई, ठीक है। यानी जितनी की रेवेन्यू उतनी की कॉस्ट। ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट होती है, उसे हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। आ गई बात समझ में? ऐसी सिचुएशन जिस लेवल पे सेल करने पे किसी भी प्रोडक्ट को ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, उस बिंदु को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? देखिए, एट दिस पॉइंट
टोटल सेल्स आर इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी टोटल सेल जो हमारी होती है वो इक्वल होती है टोटल कॉस्ट के। अब टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों टाइप की कॉस्ट आ जाएगी, उसके बराबर होती है आपकी सेल्स, ठीक है। और इसे किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम बोल सकते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। सभी को क्लियर है इतना क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की, ठीक है। एक फॉर्मूला है आपका क्या, जब हमें बीईपी किस में कैलकुलेट करना होता है? यूनिट में, यानी हमने इतनी यूनिट क्या की? सोल्ड की, ठीक है, बेची, ठीक है, और उससे हमारी इन यूनिट पे जो आने वाली कॉस्ट है वो इतनी आई है। मतलब यूनिट के बेसिस पे जब हम बीईपी को कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। जब हमें बीईपी यूनिट में कैलकुलेट करना होगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा, याद रखना है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी मिलेगी क्वेश्चन में, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी मिलेगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसमें आपको पुटअप करना है और आपका जो बीईपी इन यूनिट्स है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए समझ में क्या होता है जब हमें यूनिट में क्या करना होता है? कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम किसकी? ब्रेक इवन पॉइंट की, सम विच्छेद बिंदु की, है ना, जिसे हम लाभ अलाभ स्थिति भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बिक्री का वह स्तर है जिसपे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। किस तरीके से मैंने समझा दिया, ठीक है। ये इस समय क्या होता है, कुल जो बिक्री है वो कुल लागत के बराबर होती है। अब कुल लागत में क्या इंक्लूड रहेगा? निश्चित लागत भी और परिवर्तनशील लागत भी, दोनों इंक्लूडेड रहेगी। और इसे किस नाम से बुलाया जा सकता है? इसे बुला सकते हैं लागत मात्रा लाभ विश्लेषण के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इतना हमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया। फिर हमने बात की जब हमें इकाई में कैलकुलेट करना हो, कंप्यूट करना हो, किसको? ब्रेक इवन पॉइंट को इकाइयों में। तो कैसे करेंगे? निश्चित लागत को डिवाइड कर देंगे अंशदान प्रति इकाई से, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर है सभी को? ये तो जब है जब हमें यूनिट में करना होता है, ठीक है। अब अगर हमें किस में, रुपीज़ में अगर कैलकुलेट करना होगा किसको? बीईपी को, तब किस तरीके से करेंगे बोलो? तब हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से, पीवी रेशियो से, ठीक है। अब पीवी रेशियो कैसे निकलता है वो हमें पता ही है, ओके। तो ये दो फॉर्मूलाज है किसके? बीईपी को कैलकुलेट करने के, कंप्यूट करने के। एक जब हमें यूनिट में कैलकुलेट करना होता है तब हम किस तरीके से करेंगे? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर बीईपी इन रुपीज़ तो करेंगे फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो 3 हमने टर्म्स देख ली हैं और उनके फॉर्मूलाज भी देख लिए हैं। कौन कौन से बोलो? पहला हमने देख लिया है कंट्रीब्यूशन, फिर देख लिया है हमने पीवी रेशियो, फिर हमने बात कर ली है किसकी? ब्रेक इवन पॉइंट की, ठीक है। अब आपका एक फोर्थ और लास्ट टर्म बची है, वो कौन सी है बताती हूँ। उससे पहले हम देखें कि क्या क्या अजम्पशंस हैं किसकी? बीईपी की, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की क्या क्या अजम्पशंस लेके चलता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है ऑल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जितनी भी लागत होगी उनको क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। किस किस में? स्थिर और परिवर्तनशील लागत में, ठीक है। दूसरा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी जितनी भी कुल स्थिर लागत है और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है वो क्या रहेगी? हमेशा स्थिर रहेगी। ये मान्यता है किसकी? बीईपी की, ओके। फिर क्या बोल रहा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसमें क्या होगा? चेंज होगा किसमें? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, यानी सेम प्रोपोर्शन में चेंज होगा। जो चेंज होगा किसमें? प्रोडक्शन के वॉल्यूम में,
ठीक है, आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है नो चेंज इन पर लेबर प्रोडक्टिविटी, जनरल प्राइस लेवल और सेल्स मिक्स। ये जो फैक्टर्स है ये सभी कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि प्रति श्रम उत्पादकता, प्राइस लेवल या फिर सेल्स मिक्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो क्या क्या असम्पशन हो गई, हमने देख ली कि जो टोटल कॉस्ट है उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में विभाजित किया जा सकेगा, और जो कुल स्थिर लागत है वो प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत स्थिर रहती है। ठीक है, और फिर क्या है कि जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के प्रत्यक्ष अनुपात में, मतलब कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन जितना होता है उसी अनुपात में जो कुल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ये सारी अजम्पशंस है किसकी, बीईपी की। तो ये पॉइंट्स है, इनको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर है सभी को। तो अभी तक के हमने थ्री जो टर्म्स है उनको क्या कर लिया है, हमने देख लिया है। कौन कौन सी, कंट्रीब्यूशन, एक हमने देख लिया पीवी रेशियो, और एक हमने देख लिया है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसमें से आपका जो पीवी रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पीवी रेशियो के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है, बाकी ये थोड़ा सा और मैंने डिटेल में लिख दिया है, इसको भी आप ज़रूर रीड आउट कर लेना। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है आपकी कौन सी, बोलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सुरक्षा सीमा। आइए ये देखते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। ओके, तो क्या होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब डिफरेंस, अंतर किस किस के बीच में, एक्चुअल सेल्स में एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट में जो अंतर होता है। ठीक है, उसे ही हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी एक तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है, उसमें से जब हम लेस कर देंगे किसको, एक्चुअल सेल्स में से जब ब्रेक इवन पॉइंट को हम लेस कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये डिफरेंस बताता है किस किस के बीच में, एक्चुअल सेल्स में और बीईपी के बीच में। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी। ओके, कैन बी कैलकुलेटेड विद पीवी रेशियो एंड प्रॉफिट। अब पीवी रेशियो और प्रॉफिट का भी रिलेशन होता है जो मार्जिन सेफ्टी डिफाइन करता है। ठीक है, क्या होता है, जब प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को तो हमारा निकल के आ जाएगा सुरक्षा सीमा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दो फॉर्मूलाज हो गए, पहला कौन सा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, दूसरा कौन सा, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान में रखना है, और इसके बेसिस पे हो सकता है आपसे सम पूछ लिया जाए तो आप फॉर्मूला लगा के उसे इजीली क्या कर सकते हो, कंप्यूट कर सकते हो। ओके, बाकी एक और फॉर्मूला होता है किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, क्या बोलो, करंट सेल्स, यानी जो एक्चुअल सेल्स है उसमें से बीईपी को लेस कर दिया और डिवाइड कर दिया अगेन करंट सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, उसे भी हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रेशियो में जब हमें क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई 100। ओके, तो ये थ्री फार्मूलाज हैं। जब हमें मार्जिन सेफ्टी नॉर्मली कैलकुलेट करना होता है तो दो फार्मूलाज लगेंगे, पहला कौन सा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी, दूसरा कौन सा, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, और जब हमें कंप्यूट करना होगा सुरक्षा के मापदंड को किस में, रेशियो में, अनुपात में, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये सुरक्षा का मापदंड या सुरक्षा सीमा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट पर वास्तविक बिक्री और बिक्री के बीच का अंतर है ये। ठीक है, एक्चुअल सेल्स में से जब बीईपी को लेस कर देंगे तो आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर है सभी को। तो ये कुल मिला के हमने 4 टर्म्स हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस की है। पहले हमने जाना क्या होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर हमें कंप्यूट करना है किस किस को, एक तो आपका कंट्रीब्यूशन, जिसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना, या फिर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने बात की पीवी रेशियो की, तो पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब कंट्रीब्यूशन दो तरीके से होता है, तो पीवी रेशियो को भी हम बोल सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100 एंड फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट
डिवाइड बाई सेल्स मल्टीप्लाई 100। ये हो गई बात पीवी रेशियो की ख़त्म, ठीक है। उसके बाद में आया क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। दो तरीके से, एक जब हमें करना होगा यूनिट में तो कैसे करेंगे बोलो, हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और जब हमको करना होगा रुपीज़ में तब हम करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, ठीक है। तो इससे हम बीईपी को कंप्यूट करेंगे। फिर बात आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, जिसे 3 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके जब नॉर्मली करना होता है, कौन कौन से बोलो, एक्चुअल सेल्स लेस बीईपी, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तीसरा जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को रेशियो में कैलकुलेट करना होगा तब हम कैसे करेंगे बोलो, हम करेंगे एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई 100। तो दीज ऑल आर द टर्म्स जो हमें कंप्यूट करनी होगी, और इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो पीवी रेशियो में से या बीईपी में से उठ के आता है। तो उनके फॉर्मूलाज को इवन जो मैंने बताए हैं सभी के फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। बाकी जब मैं आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊंगी उनमें इनके भी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊंगी एज ए क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास में हमने जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका पूरा का पूरा चैप्टर हमने सम अप कर लिया है, बात कर ली है चारों टर्म्स की, फॉर्मूलाज की, ओके। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल फिर स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। तब तक के लिए नाउ इट्स टाइम फॉर योर फीडबैक, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को लगाएंगे और अब टाइम है आपका फीडबैक का, ओके। तो जल्दी से मुझे बता देंगे कैसा लगा आपको लेक्चर, ओके। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर अच्छे कमेंट कर देना, अगर कोई सजेशन देना हो तो वो भी ज़रूर दे सकते हैं, और लेक्चर को ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगा देना एज अ अपीयरेंस, लाइक बटन को प्रेस करके, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है साक्षी गोस्वामी नाम से, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो पीडीएफ लेने हो, ठीक है, किसी भी क्लास के सीक्वेंस वाइज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, कहाँ पे, जो फिलर फॉर्म की वेबसाइट है www.ugcnet.com, वहाँ पे आपको हर एक क्लास के नोट्स मिल जाएंगे एज अ पीडीएफ। जैसे आज क्लास 87 है तो इसके नाइट में वेबसाइट के ऊपर जो नोट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप नोट्स कलेक्ट करके और अपनी स्टडीज़ को अच्छे से स्ट्रांगफुली कर सकते हो, ओके। बाकी ये सभी सोशल साइट्स और कॉन्टैक्ट नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी डाउट हो आप यहाँ से भी रिजॉल्व करवा सकते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ इसी यूनिट के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप प्रिपेयरिंग, बाय, टेक केयर।